Hello everyone, welcome back to my channel and in this video we'll be understanding the concept of international environment. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. बिजनेस एनवायरनमेंट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? इट इज अ बिजनेस इज अ डायनामिक एक्टिविटी. भाई चेंज होती रहती है, बार बार बदलती रहती है एक्टिविटी. बिजनेस में अगर आप बदलाव नहीं लाओगे तो बिजनेस आपको बदलना पड़ जाएगा. अगर आप बिजनेस को चेंज नहीं करोगे तो आपको चेंज ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस ही बदलना पड़ जाएगा. तो हमारे को डायनामिक एक्टिविटी है ये हमें पता है. तो एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी बिजनेस को अगर सक्सेसफुली प्रॉफिट्स में रन करना है. अदरवाइज दे में सफर लॉसेस. एनवायरमेंटल स्कैनिंग रेफर्स टू सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन to determine which factors present in the environment affects business activities such as marketing, production, finance, personnel. सो बेसिकली हमारे को सिस्टमैटिक एनालिसिस, सिस्टमैटिक मतलब तरीके से जो किया जाता है, तरीके से एज इन कि जहां पर हम लोग एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं अपने एनवायरनमेंट को समझने के लिए. तो हमारे को यहाँ पे पता लगाना है कि भाई एनवायरनमेंट का मार्केटिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फाइनेंस पर्सनल का क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो हम लोग प्रोडक्शन का एग्जांपल लेते हैं जहां पर हमने टाटा मोटर्स की बात करी थी. जब टाटा नया नया आया था, नहीं, टाटा तो नया नहीं आया था, टाटा की गाड़ी नहीं आई थी, टाटा नैनो. तो जब टाटा ने नैनो गाड़ी निकाली थी तो उन्होंने अपना पहला ब्रांच जो सेटअप करी थी या जो पहली फैक्ट्री सेटअप करना चाह रहे थे वो लोग वेस्ट बंगाल में या बंगाल में हम लोग सेटअप करना चाह रहे थे. बट वहां पर क्या हुआ, वहां के लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया क्योंकि वहां पे लैंड एक्विजिशन एक्ट के लिए रिगार्डिंग कुछ कंट्रोवर्सी थी, जिसकी वजह से वो एनवायरमेंटल इफेक्ट था, जिसकी वजह से वहां पर उनकी फैक्ट्री सेटअप ही नहीं होने दी. तो भाई प्रोडक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, फाइनेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा. भाई हमारे को पता है 2008 में 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे इंटरनेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, हर जगह पे. तो क्या उस समय बिजनेसेस को लॉस सफर करने नहीं पड़े थे? पड़े थे. तो इस एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ठीक है. सिमिलरली कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं. पर्सनल, पर्सनल मतलब कि लोग जो एम्प्लॉयज अंदर काम कर रहे हैं वो स्ट्राइक करने लग गए. ठीक है, वो स्ट्राइक्स वगैरह कर रहे हैं, लॉकआउट कर रहे हैं. तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट. तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन चीजों का, क्या इफेक्ट पड़ रहा है बिजनेस पे, यस और नो? सो देखो, जो जो फैक्टर्स बिजनेस के खुद के अंदर इफेक्ट करेंगे वो बन जाएंगे हमारे इंटरनल माइक्रो एनवायरनमेंट. और जो फैक्टर्स, जो भी सारे फैक्टर्स जो कंपनी के बाहर से इफेक्ट कर रहे हैं जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो मैक्रो. तो माइक्रो पढ़ते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स विच आर स्पेसिफिक टू द फर्म एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय द टू सम एक्सटेंट. भाई किसी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है. पर्सनल, लेट्स सपोज एम्प्लॉयज हड़ताल कर रहे हैं, उनकी मांगों को अगर कंपनी नेगोशिएट कर कर कंक्लूजन पे पहुंचती है तो माइक्रो एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है. लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल, टेक्निकल, इकोलॉजिकल और लीगल एनवायरनमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता. तो मैक्रो एनवायरनमेंट. इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, अब इसको फटाफट समझते हैं. यहाँ पे क्या दे रखा है कि मैक्रो एनवायरनमेंट ना सिर्फ मेरे खुद के कंट्री का बल्कि दूसरी जिस कंट्री में मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ वहां का भी इन्वायरमेंट मेरे पे इफेक्ट डालेगा, मेरी ऑपरेशंस पे इफेक्ट आएगा. पहले मैं इंडिया में काम करता था तो मेरे को इंडिया का मैक्रो एनवायरनमेंट इफेक्ट करता था. अब मैं श्रीलंका में भी स्टार्ट कर रहा हूँ तो श्रीलंका का भी मेरे को इफेक्ट करेगा इंटरनेशनल एनवायरमेंट. While the management of the country may be familiar with the macro environment of the domestic company, let's suppose मेरी इंडिया की कंपनी है, मेरे को इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट का जो भी मैक्रो फैक्टर्स हैं वो सारे पता है. बट मेरे को क्या पता, ना पता हो श्रीलंका के बारे में, क्या पता जिस भी कंट्री में जो भी मेरी होस्ट कंट्री है उसके एनवायरनमेंट के बारे में मैं ना ज्यादा इतना अवेयर हूँ, ना मेरे को लीगल फैक्टर्स नहीं पता, मेरे को ज्यादा चीजें नहीं पता. Hence, this unfamiliarity creates confusion and increases the risk of the company. भाई मेरे को ज्यादा नहीं पता तो इसमें रिस्क ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि मेरे को नहीं पता दूसरी कंट्री में क्या फैक्टर्स हैं जो मेरे बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट करेंगे. विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल बिजनेस वी आर फोकसिंग ऑन मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री. सो बेसिकली यहाँ पर क्या दे रखा है, हमको इंटरनेशनल बिजनेस में ये बताया जाएगा कि मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री को भी ध्यान रखना है और उसकी फैक्टर्स कौन कौन सी चीजों पे हमें ध्यान रखना है. The word consistency of various countries, each of their own diverse systems, physical, ecological, economical, political, socio-cultural, legal and technological. हर कंट्री के इकोलॉजिकल फैक्टर्स अलग है, फिजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारे फैक्टर्स अलग होते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स अलग होते हैं. तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है. आगे चलते हैं, हम फिजिकल एनवायरनमेंट में जाएंगे. फिजिकल एनवायरनमेंट कौन सा होता है?
जो भी उसका नक्शा है, जो भी उसकी जोग्राफिकल लोकेशन है, किस कहाँ पे वो लोकेटेड है, द कंट्री सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, लाइक हम लोग बात कर सकते हैं, और कंट्रीज लाइक विच आर लैंड लॉक्ड लाइक जिम्बाब्वे, इसराइल, जिम्बाब्वे एंड ओके, दिस अफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज ऑफ द कंट्री कंपनी। सो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट या बाय रोड ही पहुंचा जा सकता है, जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, जहां जिसकी सराउंडिंग में सारी कंट्रीज ही कंट्रीज हैं। और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो, लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया के हम कॉन्टिनेंट बात करते हैं, लेट्स सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो भाई वो सारी तरफ से उसके आसपास वाटर बॉडीज है, तो वहां पर पहुंचना आसान है बाय पोर्ट्स, बाय डेवलपिंग पोर्ट्स, भाई शिप्स वगैरह के थ्रू हम वहां पे अपना सामान पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो कंट्रीज लैंड लॉक्ड है भाई, या तो फ्लाइट से जाओ या फिर बाय रोड, अगर रिलेशनशिप अच्छे होंगे तभी बाय रोड से अलाउ करेंगे, अदरवाइज बाय फ्लाइट से ही जाना भेजना पड़ेगा सामान, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे को दे रखा है। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज, किस कंट्री के पास कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल है। लेट्स सपोज मिडिल ईस्ट कंट्रीज के पास, हमें पता है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया के पास क्या मिलता है सबसे ज्यादा, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सारी जो जो भी ऑयल्स है वगैरह, सारे सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट कंट्री के पास है। तो भाई किसके पास क्या रिसोर्सेज है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। अभी इंडिया के पास पता चला था कि जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड आने वाली है आगे इन फ्यूचर, ईवीज आ रही हैं हमारी, ईवीज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो इंडिया के पास लिथियम आयरन मिला है, लिथियम आयरन और बहुत ज्यादा बड़ा नंबर ऑफ लिथियम आयरन और मिला है, जो कि इवन मोर देन यूनाइटेड स्टेट्स है। तो यूएस वालों के लिए बहुत बुरी खबर थी ये, कि भाई इंडिया के पास हमसे ज्यादा, इंडिया के पास कहाँ से हमसे ज्यादा, आज तक तो उसके पास ऑयल हमारे पास सबसे ज्यादा होते थे, अब इंडिया हमसे आगे निकल गया है इस मामले में। तो भाई लिथियम आयरन, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, आपके फोन की बैटरीज, आपके लैपटॉप की बैटरीज, आपकी गाड़ियां जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बन रही हैं उनमें भी लिथियम आयरन बैटरीज यूज होती है। तो इंडिया के पास रिसोर्सेज मिले हैं। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के पास रिसोर्सेज मिले हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं इंडिया के लिए। आगे चलते हैं भाई, क्लाइमेटिक कंडीशंस, भाई कहाँ पे कैसा कंडीशन है। क्लाइमेटिक एंड टोपोग्राफी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट implication on the company to expand in the foreign markets, the type of product demanded, modification of the product, distribution of the product, location of the manufacturing plant, etc. एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, रॉयल्स रॉयस कंपनी जो गाड़ी बनाती है, मैन्युफैक्चर कार्स, डू एक्सपेंसिव वर्क ऑन द बॉडीज ऑफ द कार्स फॉर कनाडा। कनाडा में देखो हमें पता है वहाँ ज्यादा ठंड रहती है, स्नोफॉल होती है बहुत ज्यादा, तो उन्होंने जो गाड़ी बनाई है उस हिसाब से बनाई थी वहाँ पे। द सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्नो कॉरिडोर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, उन्होंने गाड़ी ऐसी बनाई है जो कि स्नो, जो स्नो भी गिरे तब भी गाड़ी करोड़ ना हो, उस पर रस्ट वगैरह ना लगे, या उसके बॉडी को नुकसान ना हो। ठीक है, अब लेट्स सपोज वो सेम टू सेम गाड़ी वो किसी अफ्रीकन कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पर भेज दें, तो क्या लोग लेना पसंद करेंगे, बिकॉज वो तो इंडियन हॉट क्लाइमेट के हिसाब से बनाई नहीं गई, वो तो कोल्ड क्लाइमेट के हिसाब से बनाई गई है। तो भाई क्लाइमेट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है कि भाई कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। टोपोग्राफी इफेक्ट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द, अब देखो मैं आपको बता दूं फ्रैंकली, जो यहाँ पर हमारे यहाँ हम लोग लग्जरी कार्स की बात करते हैं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, तो भाई इनका भी ना बहुत अच्छे से बताया जा रहा हूँ, कोई नहीं बताने वाला आपको ये बात, कि उनके भी एयर कंडीशनर्स इंडिया के हिसाब से नहीं बने होते। जो उनके एयर कंडीशनर, जो हीटर्स होते हैं ना कार के अंदर, वो बहुत परफेक्टली फाइन होते हैं, बट जो एसी कूलिंग फैसिलिटी होती है वो इतने ज्यादा, इंडिया के जैसे बहुत गर्मी पड़ती है दिल्ली में, या फिर जो कुछ एरियाज है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है दिल्ली में, इधर उधर, तो एनसीआर एरियाज में, तो जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है राजस्थान साइड में, तो वहां पे वो गाड़ियां सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज उनके एसी इतने इफेक्टिव नहीं होते। सो बिकॉज दे आर डिजाइंड फॉर जर्मनी कार, जर्मन कार्स हैं, बाहर की गाड़ियां हैं, कंपनियां हैं, तो भाई इनके एसी इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इन केस ऑफ हिली एंड माउंटेन एरियाज इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एवरी डे, देयरफॉर पीरियोडिकली गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड देयर बाय इफेक्टिंग द ऑर्डर साइज। अब देखो भाई, आपने देखा होगा जब आप कहीं घूमने जाते हो पहाड़ों में, व्हेन वी गो एंड विजिट माउंटेन्स, जब हम माउंटेन एरिया में जाते हैं, वहां पर आप नोटिस करते हो कि भाई वहां पे जो आप सेम पेप्सी की बोतल जो आप दिल्ली में खरीदते हो 40 रुपए की, वहां पे वो सेम बोतल 50 की मिल रही होती है। लेट सपोज आप चिप्स खरीदते हो, लेज वगैरह का पैकेट, लेट सपोज 20 का मिलता है यहाँ पे, वहां 25 का मिलेगा आपको, बिकॉज भाई ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है, वहां पहुंचाने का खर्चा ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगता है, और वहां पे इन्वेंट्री लेवल्स को ज्यादा मेंटेन नहीं कर सकते। अब तो ये सारे फैक्टर्स भी हमारे को देखने पड़ेंगे एज एन इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आगे चलते हैं इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट हमारा हो जाएगा भाई इकोनॉमिक, सॉरी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जहां पर हम एनवायरमेंट की बात करें।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है भाई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि आज का भी हमारे को जरूरत पूरी हो जाए और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हम इतना सामान बचा के जाएं कि उनको ये ना बोलना पड़े कि भैया आपके आने से पहले तो हमने सारा कंजम्पशन कर लिया है। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इंटरनेशनल डिस्कशन फोरम। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कंपनी नो लॉन्गर फोकस ऑन प्रॉफिट्स। भाई प्रॉफिट पे सिर्फ आप फोकस नहीं कर सकते, आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। अगर है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा, बंद करवा दी जाएगी आपकी कंपनी। दे नीड टू चेक द इम्पैक्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑन द। देखो भाई मैंने एक फैक्ट्री खोली जहां पे मैं दबा के पोल्यूशन कर रहा हूँ, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो क्या मैं लॉन्ग रन में सक्सेसफुल हूंगा? नहीं भाई, मेरे को बंद कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स ला रही है आज की डेट में, BS4 BS5 गाड़ियां जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि भाई आप पुरानी डीजल पेट्रोल गाड़ी नहीं चला सकते हो। तो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है, स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कंपनी। भाई कंपनी के काफी कंपनीज के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है और उनकी कंपनीज को बंद कर दिया जाता है। अब देखो एयर इमिशंस, भाई आप कितना एयर पोल्यूशन कर रहे हो। सॉइल कंट्रोल, कि आप सॉइल के ऊपर कितना इफेक्ट डाल रहे हो। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम आपका क्या है, इकोलॉजिकल रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, टॉक्सिक सब्सटेंसेस डेंजरस टू हेल्थ क्या आप रिलीज कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो फॉरेस्ट को, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को देख रहे हो। कंपनीज आर नो लॉन्गर इग्नोरिंग द इकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस डन बिफोर एंटरिंग द फॉरेन मार्केट्स। सो बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज, इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और अब हम आते हैं फाइनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इन्वायरमेंट पे, जो कि कहता है ईच कंट्री हैज इट्स ओन इकोनॉमिक सिस्टम देयर बाय इट ओन ट्रेड मैन। हाँ ठीक है, तो हर कंट्री का अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम है, देयर बाय इट ओन ट्रेड मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज। तो भाई ट्रेड पॉलिसीज भाई वो होती हैं जहां पर कंट्री डिसाइड करती है कि मेरे को किस कंट्री के साथ ट्रेड करना है, कितने उस पे टैरिफ लगाना है, किस में उस पे नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाने हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इसमें कंपनी, कंट्री नॉट कंपनी मैन, कंट्री डिसाइड करेगी कि भाई मेरे को इस साल कितना मनी और ऐड करना है इकोनॉमी में। जो अब देखो ये कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक हमें पता है RBI है, ठीक है। RBI डिसाइड करेगा कि भाई कितना फंड्स हमारे को ऐड करने हैं सिस्टम में, ऐड करने हैं इकोनॉमिक सर्कुलेशन में। इंडिया में जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है उसमें कितना पैसा और हमारे को डालना है। ज्यादा डाल दिया, ज्यादा पैसा ऐड कर दिया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, कम डाल दिया तो फिर इन्फ्लेशन नहीं डिफ्लेशन, यानी कि भाई हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी, पैसा ना आने से भी ग्रोथ कम हो जाएगी इकोनॉमी की। तो भाई इसको बैलेंस करके रखना एक RBI, एक अच्छी गवर्नमेंट का काम है। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? फिजिकल पॉलिसी क्या हो जाएगा? टैक्स, टैक्स कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, किस पे टैक्स कितना लगाना है और उस पैसे को कहाँ यूज करना है, टैक्स को कहाँ पे यूटिलाइज, कहाँ पे, रोड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हॉस्पिटल्स पे, रेलवे नेटवर्क पे, एयरपोर्ट्स पे, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे कहाँ पे सेटअप करना है, कहाँ पे फोकस करना है, ग्रांट देनी है नहीं देनी। दिस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर द कंपनी प्लानिंग टू एक्सपैंड itself into foreign markets. The various parameters which our company needed to are capitalist economy, socialist economy और mixed economy। भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पर हम यूएस की बात लेते हैं, यूएस जहां पर भाई कंपनीज, भाई जो प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव भी प्रॉफिट है, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर्स की हम बात करेंगे यहाँ पे, प्राइवेट प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, जहां पर ज्यादातर हम बात कर सकते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज की जहां पर सारा कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, जो जहां पे सारा कंट्रोल ज्यादातर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी उसके जो भी तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ना होके इनका क्या है, सोशल वर्क या सोसाइटी को किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं। और मिक्स्ड हो जाएगा दोनों का मिक्स, कि भाई कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट भी। जैसे हम इसमें हम बात करेंगे इंडिया की, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी वहां पे वो होगी जहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी मेजर इंडस्ट्रीज को और कुछ कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी होंगे। जबकि सोशलिस्ट में होता है हमारा सारा गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, और कैपिटलिस्ट में होता है सारा का सारा
प्राइवेट प्लेयर्स कंट्रोल करेंगे, गवर्नमेंट कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टिल देन